गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमकॉम फाइनल एबीएसटी ये सब्जेक्ट कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल लागत विश्लेषण एवं नियंत्रण को पढ़ रहे हैं। यह एक ऑप्शनल सेकंड पेपर है। इसके अंतर्गत हम लोग लागतों के बारे में अध्ययन करेंगे। लागत क्या होती है? लागत वस्तु को क्रय करने पर या वस्तु के निर्माण करने पर जो भी व्यय आता है वह लागत कहलाता है। लागतों का वर्गीकरण में हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि विभिन्न वर्गों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतें। प्रत्यक्ष लागतें कौन सी होती है? किसी वस्तु के निर्माण कार्य से संबंधित रखती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वह प्रत्यक्ष लागतें कहलाती हैं। यह जो अपनी प्राइम कॉस्ट होती है, मूल लागत होती है, उसका अंग होती है। सेकंड है अप्रत्यक्ष लागतें। अप्रत्यक्ष लागतें वे लागतें होती है जो किसी पर्टिकुलर एक इकाई से वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है, बल्कि समस्त कार्यों से, समस्त उत्पादन से संबंधित होती है, तो वे अप्रत्यक्ष लागतें कहलाती हैं। क्रियाशीलता के आधार पर हम इस प्रकार वर्गीकरण करेंगे। हमारे पास विभिन्न विभाग होते हैं, उन विभिन्न विभागों में हम लागतों का वर्गीकरण कर सकते हैं, या विभिन्न हमारे कार्य होते हैं संस्था में, उन कार्यों के अनुसार हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे उत्पादन विभाग है, प्रशासन विभाग है, विक्रय विभाग है, वितरण विभाग है, तो इन विभाग अनुसार हम जब लागतों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे क्रियाशीलता के आधार पर लागतों का विश्लेषण करते हैं। जैसे उत्पादन विभाग में उत्पादन से संबंधित जो भी लागतें हैं तो उन्हें उत्पादन लागत कहा जाएगा। इसके बाद प्रशासन से संबंधित जो भी प्रशासन की लागतें होती हैं वह इस हेड में आ जाएंगी। विक्रय लागत में विक्रय से संबंधित जो भी लागतें होंगी वो आ जाएंगी, और वितरण लागत में वस्तु को वितरित करने से संबंधित जो भी लागतें होती है वह आ जाती हैं। प्रकृति के आधार पर लागतों का वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर हम 3 तरह से वर्गीकरण करेंगे: स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की किसी भी सीमा पर स्थिर ही रहती है, चाहे आप 2 इकाइयों का निर्माण करें, चाहे आप 2000 इकाइयों का निर्माण करें, चाहे आप 10,000 इकाइयों का निर्माण करें, वे स्थिर ही रहेंगी। वे लगनी है जो लगेंगी। जैसे आपने यदि कोई भवन किराए पर लिया है तो उसका जो किराया है, इंश्योरेंस है, जो भी रेंट रेट्स हैं, जो भी आपका वेतन वगैरह है स्थायी कर्मचारी का, तो वो आपका जो लगेगा तो लगेगा ही, चाहे आप 2 इकाई बनाएं चाहे 1000 इकाई बनाएं। इसे स्थिर लागत कहते हैं। परिवर्तनशील लागतें वे होती हैं जो अपने उत्पादन की इकाइयों के अनुसार घटती बढ़ती है। जैसे आप 2 इकाई का निर्माण करेंगे तो उतनी लगेंगी, और 10,000 इकाई का निर्माण करेंगे तो उसी हिसाब से लगेंगी, तो वे परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं। अर्ध परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो बिक्री की मात्रा या उत्पादन से प्रभावित तो होती है, परंतु उस अनुपात में प्रभावित नहीं होती है कि आप जैसे 2000 से 3000 अगर आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो उस रेशो में उतनी नहीं बढ़ती है, वह कम मात्रा में ही बढ़ती है, तो उसे अर्ध परिवर्तनशील लागत कहते हैं। नियंत्रणीय व अनियंत्रणीय लागतें। नियंत्रणीय लागतें वे लागतें होती हैं जिन पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। वे संस्था के प्रशासन के अधीन हो सकती है नियंत्रित, तो वे नियंत्रणीय लागतें कहलाती है। इसके विपरीत अनियंत्रणीय लागतें वे होती हैं जिन पर संस्था का कोई बस नहीं होता है। जैसे सरकार की कोई नीति है, नियम है, कोई राजनीतिक विचार है, उससे यदि प्रभावित हो रही है तो उस पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है, वह अनियंत्रणीय कहलाएगी। संस्था बाजार में क्या मांग है, पूर्ति है, इनकी दशाएं हैं, तो ये बाजार की दशाएं हैं, इन पर संस्था का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये अनियंत्रणीय लागतें कहलाती हैं। सामान्य असामान्य लागत। सामान्य लागत वे लागतें हैं जो एक व्यवसाय में उत्पादन कार्य करने के लिए सामान्य दशाओं में लगेंगी ही। जैसे आप कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो सामान्य रूप से क्षय होगा, अवशेष होगा, विकृत होगा, सामग्री दूषित हो जाएगी, या श्रमिकों का निष्कार्य का जो समय है, थोड़ा बहुत आइडल टाइम भी श्रमिकों का लगेगा। तो ये सब एक सामान्य लागतें होंगी जो आपको वहन करनी ही होंगी उत्पादन कार्य करने के लिए, तो ये सामान्य लागतें कहलाएंगी। इसके विपरीत असामान्य लागतें वे लागतें होती हैं
जो अकाल, बाढ़, तूफान आदि जो भी सामान्य परिस्थितियां हैं उनके विपरीत परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं तो वे असामान्य लागतें कहलाती हैं। क्रिया आधारित लागत विभाजन। एक संस्था में उत्पादन एवं विक्रय के दौरान अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन सभी क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम वे क्रियाएं जिनसे किसी भी प्रकार का मूल्य सृजित नहीं होता है और दूसरी प्रकार की वे क्रियाएं जिनसे किसी भी प्रकार का मूल्य सृजित हो सकता है। जैसे एक ग्राहक से इस बातों को फर्क नहीं पड़ता कि भंडारण में सामग्री की मात्रा कम थी या अधिक थी, क्योंकि सामग्री की मात्रा रखने पर वस्तु की उपयोगिता पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसी लागतों को मूल्य में वृद्धि न करने वाली लागत कहा जाता है। ऐसी क्रियाओं पर लगाई गई लागतों को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वस्तु की लागत कम हो जाए और वस्तु की उपयोगिता बनी रहे। इसके विपरीत सामग्री, श्रम आदि की लागतें जो मूल्य वृद्धि करने वाली होती हैं। अन्य निर्णय संबंधी लागतों में हम लोग देखते हैं कि व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं कि आप जैसे उत्पादन करना चाह रहे हैं तो भाई 2000 इकाइयों का उत्पादन करें या 3000 इकाइयों का उत्पादन करें, किसमें लाभ अधिक होगा। तो ये इस प्रकार के जब भी आप वैकल्पिक निर्णय लेना चाहते हैं तो अनेक निर्णय प्रकार की लागतें भी लगती हैं। जैसे सीमांत लागत है। सीमांत लागत वह लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने पर लगती है। जब आप 2000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं और 2001 का करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वह सीमांत लागत कहलाएगा। विधात्मक लागत। विधात्मक लागत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लगने वाली लागत कहलाती है। जैसे 2000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर एक संस्था 80% क्षमता पर कार्य कर रही है, 2000 इकाइयों का निर्माण कर रही है तो उस पर एक लागत आती है। और यदि संस्था 90% उत्पादन स्तर पर कार्य करेगी तो उस दशा में जो लागत आएगी तो उन दोनों जो स्तरों का अंतर है वह भेदात्मक लागत कहलाता है। तो संस्था को यह निर्णय लेना होगा कि कौन सा स्तर का उत्पादन कार्य किया जाए जिससे कि लाभ अधिक हो सके, लागत कम आए। अवसर लागत। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं। अवसर लागत में यह देखना पड़ता है कि जो संस्था के जो भी हम संसाधन है उनका किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग करें। उदाहरण के लिए यदि प्रबंधक को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक ऐसी मशीन के प्रयोग के औचित्य पर विचार करता है जिसको किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है तो उस वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त हो सकने वाली आय ही वर्तमान उद्देश्य के लिए मशीन के प्रयोग पर अवसर लागत होती है। इसके आधार पर किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वह अनुमानित आय है जिसका कि त्याग किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन न करके किया जाता है। प्रासंगिक लागतें। प्रासंगिक लागतें वे लागतें होती है जो कि उत्पादन से रिलेवेंट होती है, प्रासंगिक होती है। जैसे और अप्रासंगिक लागतें वे लागतें होती है जो कि अपरिवर्तनशील रहती है, जैसे डूबी हुई लागत या ऐतिहासिक लागत। अप्रासंगिक लागतें हैं जिनका कि उत्पादन से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। भावी लागत। यह आवश्यक नहीं कि समस्त भावी लागतें वैकल्पिक चुनाव निर्णय से संबंधित हों, परंतु कोई लागत उस समय प्रासंगिक लागत नहीं होती जब वह भावी न हो। वस्तुतः पूर्व लागतें पूर्व निर्णयों का परिणाम होती है और कोई भी वर्तमान या भावी निर्णय जो घटित हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। विभिन्न विकल्पों के लिए भिन्न भिन्न लागत। व्यवहार में निर्णय हेतु लागतों को प्रासंगिक होने के लिए दो अवरोधों को पार करना पड़ता है। पहला तो ये कि वे भविष्य से संबंधित हो और दूसरा ये कि वे विभिन्न विकल्पों के लिए भिन्न भिन्न हो। यदि कोई लागत इस क्रम में इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है तो उसे प्रासंगिक लागत माना जाता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वैकल्पिक चुनाव से संबंधित लागतें भावी लागतें होती हैं और इन भावी लागतों में से वे लागतें जो विकल्पों में भिन्नता के कारण भिन्न होती हैं प्रासंगिक लागतें कहलाती हैं। अप्रासंगिक लागत। अप्रासंगिक लागत को डूबी हुई लागत कहा जाता है। अप्रासंगिक लागत निर्णय हेतु प्रासंगिक नहीं होती है। जैसे डूबी हुई लागत से आशय मशीन व संयंत्र के पुस्तक मूल्य से होता है। यदि वर्तमान में एक संयंत्र का मूल्य 50,000 रुपये है और वह अप्रचलित हो गया है जबकि उसका शेष जीवन 2 वर्ष का है, इसके स्थान पर नया संयंत्र लगाना है तो हास लागत को ही ध्यान में रखा जाएगा
पुराने संयंत्र के पुस्तक मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यदि पुराने संयंत्र द्वारा निर्मित वस्तु की बाजार से पर्याप्त मांग हो परंतु अधिक कुशलता तथा लाभ के लिए नवीन संयंत्र स्थापित करना हो तो इस नए संयंत्र को तभी लगाना चाहिए जब पुराने संयंत्र का पुस्तक मूल्य भी नए संयंत्र के जीवन काल से वसूला जा सके। अव्यक्त और गर्भित लागतें। अव्यक्त तो गर्भित लागतें कैसी होगी? जैसे व्यवसाय में आप स्वामी हैं और स्वामी ने अपनी पूंजी लगाई है तो उस पूंजी पर उसे ब्याज प्राप्त होगा। क्योंकि वह स्वयं ब्याज अगर नहीं लेता है तो ये एक तरह से व्यवसाय की छिपी हुई व गर्भित आय कहलाएगी। उसने अपना स्वयं का ही जो भवन है वह किराए पर दे रखा है तो उसका किराया भी गर्भित लागत होगी। एकल अथवा साझेदारी संस्थाओं के स्वामियों और साझेदारों का जो वेतन होता है वह भी गर्भित लागत होता है। इनको लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। अनेक बार ऐसी लागतों का लेखा लागत लेखों में नहीं किया जाता, किंतु प्रबंधकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करते समय किसी भी परियोजना की लाभदायकता का निर्धारण करते समय इस प्रकार की लागतों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि वह पूंजी बाजार से ली जाती तो उस पर उसे कितना ब्याज देना होता जो वह अभी अपने स्वामी को ही नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमें जो भी निर्णय लेना हो तो गर्भित लागतों को ध्यान में रखना होगा। कामबंदी की लागतें। व्यवसाय में कई बार काम बंद करने की समस्या हो जाती है, संयंत्र को बंद करना होता है। ऐसी स्थिति उस समय आती है जब या तो कच्ची सामग्री नहीं हो या श्रम संघों की मांगों के कारण श्रमिकों की हड़ताल की संभावना हो। यदि श्रम संघ की मांगों के हड़ताल के संबंध में यदि कोई हड़ताल हो जाती है तो दो विकल्प होते हैं, या तो श्रम संघों की मांगे मान ली जाए या संस्था को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में दोनों विकल्पों का अध्ययन हमें करना होगा। यदि हम श्रम संघों की मांग मानते हैं तो उससे हमारे क्या अतिरिक्त भार पड़ेगा, या हम कुछ समय के लिए यदि हम काम बंद करते हैं तो भी हमारी स्थायी लागतें तो लगेंगी ही, तब हमारी लागतें कितनी आएंगी, हमारे लाभ तब होंगी नहीं। तो दोनों प्रकार के हमें विकल्पों का अध्ययन करना होगा। नगद लागतें। नगद लागतों से आशय लागतें हैं जो कि हम लोग नगद में पे करते हैं। हम लोग जो भी उत्पादन कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए जो भी हम सामग्री क्रय कर रहे हैं, श्रमिकों को मजदूरी दे रहे हैं, स्थायी लागतें वहन कर रहे हैं, जो भी हम नगद व्यय कर रहे हैं ये सब नगद लागतें ही कहलाती हैं। सामाजिक लागतें। किसी वस्तु का निर्माण आदि अगर हम समाज के अंदर कर रहे हैं तो समाज को हम लोग कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम समाज में प्रदूषण फैला सकते हैं, समाज के लोगों के स्वास्थ्य पर उससे विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इस प्रकार सामाजिक लागत भी उत्पन्न हो जाती है, किंतु हमारे द्वारा उत्पादन आदि करने से कुछ समाज के लाभ भी हो सकता है। इस प्रकार सामाजिक लागत और लाभ का हमें अध्ययन करके निर्णय लेना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उत्पादन कार्य वह प्रभावी है या नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट।